वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल की पढ़ाई। दिस इज अंकिता। तो आज अपन ब्रीदिंग वाले चैप्टर में कुछ न्यू टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़ लिया है। मेरा लास्ट लेक्चर एक्सचेंज ऑफ गैसेज पे था, जिसपे मैंने बहुत कुछ कवर किया था, लाइक सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जहां से गैसेज का एक्सचेंज होता है, एंड हमारा था लास्ट का प्रेशर ऑफ गैसेज। ओके, सो आज अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो टुडे टॉपिक इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। सो गैसेज का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गैसेज जहां पर भी आएगा वहां पे आपको समझना है दो गैसेज, एक तो O2 और दूसरा CO2। ठीक है, सो जो ब्लड है वो एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। कौन कौन सा गैसेज? O2 और CO2। ये दोनों को ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ब्लड ही एक मीडियम है। ठीक है, अब है, पहले मैं O2 की बात करती हूँ। O2 का 100%, वो 100% कहाँ से मैंने लिया वो मैं आगे बताऊंगी। तो अभी आप इतना देखो कि O2 का जो 97% O2 वो जो रहेगा वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, और जो 3% होगा वो प्लाज्मा के द्वारा होगा। प्लाज्मा में कैसे होगा? डिजॉल्व स्टेट में। उसी तरह CO2 में 20 से 25% RBC के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी, 70% बाइकार्बोनेट दैट इज SCO3- एंड 7% थ्रू प्लाज्मा दैट इज इन डिजॉल्व स्टेट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के लिए अलग मेथड है एंड CO2 के लिए अलग मेथड है। ओके, सो सबसे पहले है RBC। मैंने आपको ऊपर बताया था कि 97% O2 RBC के द्वारा जाता है। सो हम लोग O2 के ट्रांसपोर्टेशन के पहले हम लोगों को RBC का थोड़ा सा जानना जरूरी है कि RBC के अंदर कौन से पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले RBC के अंदर हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है, एंड उस पिगमेंट में आयरन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो ब्लड जो रेड कलर का होता है ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होती है। जो हेमोग्लोबिन होता है उसके 4 यूनिट्स होते हैं, मतलब वो 4 यूनिट से बना रहता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। हर यूनिट 4 यूनिट है, तो हर यूनिट के पास एक आयरन होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप केमिस्ट्री में देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आप याद रख सकते हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या फिर +3 रहता है, ये दोनों में ही वो रहता है, उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं होता है। तो हर यूनिट के पास एक आयरन होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, एंड वो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी करता है। सो इसका मतलब हुआ एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 यूनिट है, तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। मतलब एक एनसीईआरटी लाइन क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मतलब एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को वो कैरी करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा है, ये डाटा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप समझ लोगे तो ये आपको अच्छे से इसके आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वेट बताया गया है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ O2 को कैरी करता है। ठीक है, सो एक 100 ml के ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। अगर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ O2 को कैरी करेगा तो 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन दैट इज 15 इंटू 1.34 20.1 अप्रॉक्स 20 ml ऑफ O2 को कैरी करेगा। सो आप ऐसा बोल सकते हो 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट अप्रॉक्स 20 ml ऑफ O2। ये लाइन डायरेक्ट दी हुई है, बट इसको मैंने समझाने के लिए मैंने आपको इतना डाटा बताया। तो अभी आपको होप समझ आ गई होगी कि 100 ml का ब्लड कैसे 20 ml ऑफ O2 को कैरी करता है बाय दिस मेथड। ओके, अब है एक लाइन क्या है, कोई कंडक्टिंग साइकिल है, मतलब कोई नॉर्मल, अगर कोई पर्सन है वो अपना नॉर्मल प्रोसेस कर रहा है, उस वहां पे जो ब्लड है जो O2 को वो कैरी करता है, वो उस O2 का 25% वो टिश्यू को देगा। ठीक है, अब 25% टिश्यू को देगा, तो मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि 100 ml का जो ब्लड है वो 20 ml O2 को कैरी करता है, तो 20 ml O2 का वो सिर्फ 25% ही टिश्यू को देगा, मतलब 5 ml O2 टिश्यू को देगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसीलिए बोला क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, वो टिश्यू को 5 ml ऑफ O2 ही देगा। ठीक है, अब हेमोग्लोबिन जब O2 के साथ कंबाइन करता है एल्वेओलाई में, तो वो बनाते हैं Hb4O8, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पे 4 इसीलिए मैंने लिखा
क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एंड टिश्यू में ये ब्रेक हो जाता है। मैंने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए दिखाया क्योंकि ये एल्वेलाई में फॉर्मेशन इसका होता है एंड टिश्यू में इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि 100% कैसे लिया गया, ठीक है। तो एयर से ऑक्सीजन ब्लड में आता है, ठीक है। तो एयर से जितना ऑक्सीजन आएगा ब्लड में उसको पूरा वो 100% हम लोग मानते हैं, ठीक है। उस 100% का 97% जो O2 होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ये रिवर्सिबल होता है, जहां पे जो कि मैंने अभी ये बताया। एंड 3% O2 जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है एंड उससे फिर उसके आगे का प्रोसेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन उसके आगे का होता है। अब एक लाइन है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हेमोग्लोबिन, मतलब जो O2 हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, वो प्राइमरली डिपेंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है। ये PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सो ये मेनली इस पे डिपेंड करता है। बस कुछ और फैक्टर भी होते हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर है वो? PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H आयन का कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये सब भी O2 का जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो ये सब भी फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब है, मैंने बताया आपको कि O2 हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो जब O2 हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो वो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है, आयन उसका वैलेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसका वैलेंसी +2 का +2 ही रहेगा। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन वो एक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन है। ऑक्सीजनेशन मतलब कि सिर्फ उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। कोई भी सिस्टम है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में, उसमें उसके अंदर जो भी आयन प्रेजेंट है, जैसे कि आयन प्रेजेंट है, उसका वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उसका वैलेंसी +2 का +2 रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी गैसेस है जैसे कि ओजोन O3, वो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होती है उसका वैलेंसी चेंज कर देते हैं। सो जब वो O3 उस हेमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथहेमोग्लोबिन एंड उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है, +2 से +3 हो जाता है। इसीलिए ओजोन गैसेस को हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो एक तरह का पॉल्यूटेंट का काम करता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को वो हानि पहुंचाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टिश्यू रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन, ये होता क्या है। यहाँ पर भी मैंने बताया गैसेस एक्सचेंज 2 जगह होता है, एक तो अल्वियोलाई और एयर के बीच में एंड दूसरा टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। सो उसको हम लोग टिश्यू रिस्पायरेशन या फिर इंटरनल रिस्पायरेशन बोलेंगे। इसका मतलब है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, वही जो मैंने अभी आपको बताया। एंड ये होता कहते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि टिश्यू के बाहर O2 कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड टिश्यू में कम है, तो ऑफकोर्स ब्लड टू टिश्यू में वो आसानी से O2 चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया Hb4O8 ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, वो टिश्यू में आया, टिश्यू में आने के बाद वो Hb4 और O2 में ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टिश्यू में O2 का कंसंट्रेशन कम है एंड CO2 का ज्यादा है। उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ सो ये फिर टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा एंड Hb4 वहीं पे रहेगा। देन जो Hb4 है वो जो CO2 आ रहा है टिश्यू से ब्लड में, उसके साथ कंबाइन करके वो फिर उस CO2 के ट्रांसपोर्टेशन करेगा एंड फिर वो CO2 को अल्वियोलाई तक पहुंचाएगा, जिससे कि वो फिर एटमॉस्फेयर के साथ वो CO2 एक्सचेंज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है वो पढ़ेंगे एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 पढ़ने वाले अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।